गुड इवनिंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी सिस्टम्स को। और एनर्जी सिस्टम पढ़ने के लिए कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक है कि हमारी बॉडी क्या करती है, अपने होम्योस्टेसिस फेज को मेंटेन करती है। क्या करती है? हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? कि बॉडी का एक टेम्परेचर होना चाहिए, एक बॉडी का रिक्वायर्ड पीएच होना चाहिए, एक बॉडी का रिक्वायर्ड ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए, CO2 का कंसंट्रेशन। ये सारी चीजें क्या हैं? हमारी बॉडी एक होम्योस्टेसिस को मेंटेन तभी कर पाती है जब बॉडी के अंदर दो पैरामीटर्स, दो कौन कौन से पैरामीटर? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ये दो तरीके की आपकी एक्टिविटी होती है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को अगर आप जोड़ दें, मतलब कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म विल गिव यू मेटाबॉलिज्म। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सम ऑफ ऑल रिएक्शंस इन द बॉडी। रिएक्शन कैसी हो सकती हैं? कुछ ऐसी जिसके अंदर कुछ बन रहा हो, एनाबॉलिक। कुछ ऐसी जिसके अंदर कुछ ब्रेकडाउन हो रहा हो, कैटाबॉलिक। तो सम ऑफ ऑल कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस विल लीड टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म क्या क्या चीजें हैं जो रेगुलेट करने वाली हैं? जैसे कि आपका ग्लूकागॉन हो गया, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन हो गया, ठीक है ना, आपका और क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे थायरॉक्सिन हो गया। ये कैसी चीजें हैं? ये हैं आपका बॉडी के अंदर कैटाबॉलिक फेज की एक्टिविटी करवाने वाले हॉर्मोन्स। एनाबॉलिक कैसे हो सकते हैं? जैसे कि आपका इंसुलिन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया। ये क्या है? ये बॉडी के अंदर किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी क्या करती है? अपने होमोस्टेसिस को मेंटेन करती है थ्रू बैलेंसिंग बोथ द कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरी चीज है वो आपको यहाँ पे ये समझनी है कि बॉडी एटीपी कैसे प्रोड्यूस करती है। बॉडी एटीपी दो तरीके से प्रोड्यूस करती है। एटीपी प्रोडक्शन के दो तरीके होते हैं। एक होता है आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और एक होता है आपका ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल का मतलब ये होता है, सपोज करते हैं एटीपी इज ब्रेकिंग डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, एडीपी प्लस पीआई, और एनर्जी मिली है मुझे -7.3 किलो कैलोरी पर मोल। नेगेटिव साइन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स को बाहर से -7.3 किलो कैलोरी की एनर्जी मिल जाएगी, तो ये वापस रिसिंथेसाइज हो जाएगा एटीपी में। और बाहर से एनर्जी कैसे मिल सकती है? एक सब्सिक्वेंट जो आपके बॉडी के अंदर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है वो होता है फॉस्फोक्रेटीन। फॉस्फोक्रेटीन स्प्लिट होता है फॉस्फेट प्लस क्रेटीन में, प्लस एनर्जी रिलीज करता है सब्सिक्वेंट अमाउंट की, कितनी? 7.3 किलो कैलोरी की। ये 7.3 किलो कैलोरी यूज की जाती है एडीपी और पीआई को, और वापस एटीपी का रीसिंथेसिस होता है। ठीक है। अच्छा, ये तो था सबस्ट्रेट लेवल, मतलब बॉडी ने एटीपी प्रोड्यूस किया विदाउट यूजिंग सम काइंड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन में बेसिकली क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको जैसे पता होगा कि इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ग्रेडियंट की मदद से लास्ट में जो पंप होता है उसका नाम क्या होता है? एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस क्या करता है? बाहर हाइड्रोजन के ग्रेडियंट को नोट करके एक एडीपी और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को ऐड करके वापस माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देता है। तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन। मतलब एटीपी मिल रहा है हमें थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या फिर रिडक्शन की मदद से हमें मिल रहा है क्या? आपका एटीपी। ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या है? व्हेन यू गेन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। ठीक है ना। अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूँ कि आपके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीन मेजर ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको क्या करेंगे? एनर्जी दे सकते हैं, कुछ स्टोरिंग में हेल्प करेंगे, कुछ लंबे समय तक एनर्जी दे सकते हैं, और कुछ शॉर्ट टर्म तक एनर्जी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये समझना है। सपोज करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है बॉडी के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन आपके कहाँ कहाँ हो सकती है? या तो मसल में होगी या फिर लीवर में होगी। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है आपका कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में, तो कहूंगा
कि ग्लूकोज एनारोबिकली ब्रेक डाउन हुआ। जब ग्लूकोज एनारोबिक ब्रेक डाउन होता है तो वो कन्वर्ट होता है पायरूवेट में। पायरूवेट क्या है? C3H4O3। अब पायरूवेट जो है, इसके पास दो ऑप्शन होते हैं। पायरूवेट के पास दो ऑप्शन है। कौन से ऑप्शन है? या तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री लेनी है। माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री लेने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जब एंट्री लेगा तो पायरूवेट यहाँ पे सबसे पहले तो अपना एक सी मॉलिक्यूल को CO2 के फॉर्म में डीकार्बोक्सिलेशन करेगा। प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में जब वो एंट्री लेगा तो यहाँ पे उसको क्या होगा, एक कोएंजाइम ए मिलेगा आउटर मेम्ब्रेन पे, और पायरूवेट का मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाएगा एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए क्या करेगा? एसिटाइल को ए आपका क्रेब साइकिल में जाएगा, और एसिटाइल को ए जब क्रेब साइकिल में जाता है तो एसिटाइल एसिटाइल जाता है, कोएंजाइम ए वापस चला जाता है आपका कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, और एसिटाइल को लाने के लिए एसिटाइल क्या करता है, यहाँ पे कंबाइन होता है ऑक्जेलो एसीटेट से, और जो पहला कंपोनेंट बनाता है वो होता है आपका सिट्रिक एसिड। क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड मतलब 6 कार्बन। फिर सिट्रिक एसिड आगे चल के कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटरेट में, सक्सेनाइल में। सक्सेनाइल कोए, सक्सेनाइल कोए कन्वर्ट होता है आपका मालेट, और सॉरी फिर वापस ऑक्जेलो एसीटेट में, और ये वापस आ जाती है आपकी क्रेब साइकिल है। अब जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये था आपका एनारोबिक, ये था आपका एरोबिक। बट एक कंडीशन यहाँ पे ये भी होती है कि बॉडी आपका पायरुवेट क्या करती है, रिड्यूस करती है, और यहाँ से पायरुवेट कन्वर्ट होता है आपका लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड वाटर के साथ डिसोसिएट होता है, और उसको दो सोडियम या फिर पोटेशियम की मदद से वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। कैसा सॉल्ट बनाता है? लैक्टेट सॉल्ट बनाता है। कैसा? आइदर सोडियम लैक्टेट या फिर पोटेशियम लैक्टेट। और ये कहाँ जाता है? ये जाता है, सॉल्ट ट्रैवल करता है बॉडी में, क्योंकि एसिड तो ट्रैवल नहीं कर सकता। लैक्टेट ट्रैवल करता है आपका कहाँ पे? लीवर में। लीवर में क्रेब साइकिल में, सॉरी लीवर में क्रेब साइकिल नहीं है, कोरी साइकिल है। कोरी साइकिल से फिर ये वापस ट्रैवल करता है क्या, ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी देने के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो भी चीज एरोबिक एनारोबिक में हुई थी, यहाँ पे कुछ आपको इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मिलते हैं, जैसे कि NADH मिलते हैं आपको यहाँ पे, कुछ NADH यहाँ पे मिलते हैं आपको, FADH भी मिलते हैं। ये जो आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये क्या है आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करती है, इन इलेक्ट्रॉन कैरियर से इलेक्ट्रॉन लेती है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को बाहर भेजती है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में। वहां हाइड्रोजन ग्रेडियंट बनता है जिसकी मदद से आपका अगेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। तो ये बन गया आपका यहाँ पे ATP एट द एंड। अच्छा, और क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर फैट होता है। फैट बॉडी के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ठीक है। ट्राइग्लिसराइड बेसिकली ब्रेक डाउन होते हैं कैसे, ग्लिसरॉल प्लस फ्री फैटी एसिड। फ्री फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फ्री फैटी एसिड्स आपके क्या करते हैं, कन्वर्ट होते हैं एसाइल कोए में, और एसाइल कोए कन्वर्ट होता है आपका, ये प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है। एसाइल कोए कन्वर्ट होता है आपका किसमें, एसिटाइल कोए में, और एसिटाइल कोए क्या करता है, एंटर करता है आपका यहाँ क्रेब साइकिल में। ये देखिए, दैट मीन फैट जो है आपको एनर्जी दे रहे हैं फ्री फैटी एसिड्स, बट ये ग्लिसरॉल भी तो क्या करता है, ग्लिसरॉल अगेन लीवर में एंटर करता है। ठीक है। और लीवर से ये भी क्या कर सकता है, ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी दे सकता है। ठीक है। तो ग्लूकोज की फॉर्म में कैसे देगा, क्योंकि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है, वहां पे आपको ग्लिसरेट, ग्लिसरल्डिहाइड, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो ग्लिसरॉल से बनी हुई होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो थी किसकी बात, फैट की। अब बात करते हैं बॉडी के अंदर प्रोटीन भी तो एनर्जी दे रहा है। बॉडी के अंदर प्रोटीन कैसे एनर्जी देगा,
बॉडी के अंदर प्रोटीन एनर्जी देता है डीएमिनेशन होने के बाद। दैट मीन, डीएमिनेशन मतलब प्रोटीन बॉडी के अंदर स्टोर होता है एमिनो एसिड्स की फॉर्म में। एमिनो एसिड से जब आपका NH2 ग्रुप हट जाता है, NH3 ग्रुप हट जाता है, तो वो यूरिया कंसिडर किया जाता है और यूरिया निकल जाता है यूरिन में। जो बचा हुआ आपका क्या है, कार्बन स्केलेटन है। कार्बन स्केलेटन में कुछ तो आपका डायरेक्ट ग्लूकोज बनता है, जैसे कि आपका अमीनो एसिड हो गए, एनालीन, ठीक है। कुछ बनती हैं आपकी कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज बेसिकली क्या करते हैं, जब आप एक्सेसिवली स्टारवेशन या एंडोरेंस की कंडीशन में होते हैं, तो वो वापस आपको क्या बना के देती हैं, एसिटाइल कोए बना के देती हैं, ठीक है। कुछ आपका डायरेक्ट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, तो कुछ प्रोटीन आपको डायरेक्टली एसिटाइल कोए वाली एनर्जी देता है। तो ये प्रोटीन, ग्लूकोज, फैट, ये क्या करते हैं, ये एनर्जी हमें दे रहे हैं। तो जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि हमें स्पोर्ट्स में कैसी कैसी एनर्जी या फिर एटीपी मिलने वाली है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि हम एटीपी प्रोड्यूस करते हैं कैसे। एटीपी प्रोड्यूस करने का हमारा पहला मेथड क्या था, सबस्ट्रेट लेवल। सबस्ट्रेट लेवल का मतलब यह है कि बॉडी क्या कर रही है, ना ऑक्सीजन को कंज्यूम करने वाली है, ना बॉडी लैक्टिक एसिड बनाने वाली है। तो सबस्ट्रेट लेवल में बेसिकली क्या होता है, आपकी बॉडी एटीपी को ब्रेक डाउन करेगी एडीपी और पीआई में, और यहाँ पे नो लैक्टिक एसिड, नो ऑक्सीजन, बट स्टिल एटीपी हमारे को एनर्जी दे रहा है। बट एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं और ज्यादा देर तक कंटिन्यू कर पाते हैं जब आपका फॉस्फोक्रेटिन आपको एटीपी रीसिंथेसाइज करके दे दे। तो एटीपी जब सबस्ट्रेट लेवल से मिलता है, तो उसे हम कहते हैं एटीपी पीसी सिस्टम। और एटीपी पीसी सिस्टम आपका होता है 0 to 9 सेकेंड्स के लिए। दैट मीन कौन सा इवेंट रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे, 100 मीटर, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेटिव लेवल पे जाने के लिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले कौन सा ऑक्सीडेशन होगा, या फिर आपको ये भी पता होगा, जैसे मैंने क्लास में पहले भी बताया था, कि डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पे नहीं जाता, बॉडी पहले थोड़ा लैक्टिक एसिड बनाएगी। लैक्टिक एसिड कैसे बनाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा बॉडी जब वर्कआउट करेगी 400 मीटर या फिर 800 मीटर, 400 मीटर मान लेते हैं, 200 मीटर मान लेते हैं, 800 नहीं, 400 मीटर में बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है पायरुवेट में, और पायरुवेट से एनर्जी लेती है कैसे, लैक्टिक एसिड बनाती है। तो जब हम 400 मीटर की रेस दौड़ते हैं, जब हम 400 मीटर दौड़ रहे होते हैं, तो बॉडी क्या करती है, फास्ट ग्लाइकोलाइसिस का इस्तेमाल करती है। क्या करती है, फास्ट ग्लाइकोलाइसिस का इस्तेमाल करती है, बहुत सारा लैक्टिक एसिड बनाती है। 400 मीटर का टाइमिंग क्या हो सकता है भैया, हम मान के चलते हैं 10 सेकेंड से लेके यहाँ पे रफ मान के चलते हैं 45 सेकेंड्स। तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की टाइमिंग क्या होगी, 400 मीटर एग्जाम्पल हो गया, और लैक्टिक एसिड बनने वाला है, ग्लूकोज पायरुवेट, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनने वाला है। तो जैसे ही रेस खत्म होगी, बहुत सारा लैक्टेट आपको देखने को मिलेगा किसी की भी एथलीट की बॉडी में जिसने 400 मीटर दौड़ी हो। अगर मान लेते कोई एथलीट है जो अब दौड़ रहा है कितना, वो दौड़ रहा है 800 मीटर। 800 मीटर दौड़ रहा है, इसका मतलब बॉडी क्या करेगी, लैक्टिक एसिड तो बनाएगी, बट कुछ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को भी एक्टिवेट कर देगी। दैट मीन ग्लूकोज अब क्या कर रहा है आपका, पूरी तरीके से एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में भी जा रहा है। बॉडी लैक्टिक एसिड को बना रही है, बट लैक्टिक एसिड को थोड़ा सा बफर कर ले रही है, थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करवा पा रही है अपनी बफर कैपेसिटी की वजह से। 400 मीटर हो गया, इसकी टाइमिंग क्या हो सकती है, 45 सेकेंड से लेके हम मान के चलते हैं 2 मिनट तक। बॉडी 2 मिनट तक आपका क्या करती है, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू करती है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि 2 मिनट से लेके 11 मिनट तक का एक ऐसा फेज होता है जब बड़ी बॉडी क्या करती है, एनारोबिक एरोबिक एरोबिक से फैट की तरफ जाने के लिए कोशिश करती है। जब बॉडी का टाइम आता है, मान के चलते हैं 2 मिनट से लेके 11 मिनट तक का, उस सिचुएशन में आप ये मान के चलिए, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी जो ट्रेडमिल होता है जिम में, उसके अंदर जो पहला प्रोटोकॉल होता है उसमें 11 मिनट से टाइमिंग शुरू होती है। दैट मीन बॉडी पहले 11 मिनट तक क्या कर रही होती है, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस या फिर बॉडी के कार्बोहाइड्रेट्स को एग्जॉस्ट कर रही होती है।
जब बॉडी के कार्बोहाइड्रेट एग्जॉस्ट होते हैं तभी जाके फैट पे क्या होता है, तभी जाके बॉडी फैट पे ट्रांसिट कर पाती है, बॉडी फैट को मोबिलाइज करती है। ग्लूकागॉन आपके ट्राइग्लिसराइड्स को क्या कर पाता है, मोबिलाइज करवा पाता है, फ्री फैटी एसिड्स आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचते हैं। तो ऑलमोस्ट 2 मिनट से 11 मिनट तक बॉडी क्या करती है, एरोबिक को फेस करती है। जैसे ही आपका फैट का मेटाबॉलिज्म शुरू होता है, बॉडी क्या करती है, फैट को मोबिलाइज करती है और फैट में बेसिकली एसिटाइल को कन्वर्ट किया जाता है, फ्री फैटी एसिड्स को, और भेजा जाता है एसिटाइल कोए या फिर क्रेब साइकिल में। बॉडी जब 11 मिनट से ज्यादा वर्कआउट करती है तो वो अपने फैट स्टोर्स को क्या कर रही होती है, डिप्लीट कर रही होती है। तो 11 मिनट के बाद जब भी आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट मीन दैट इज रिक्वायरिंग योर फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है आपके फैट स्टोर्स कितने हैं। फैट स्टोर आप ये मान के चलिए, फैट बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, 1 ग्राम ऑफ फैट इज गिविंग 9 किलो कैलोरी पर मोल। क्यों? क्योंकि बहुत सारा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। बहुत सारा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड क्यों होता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत ज्यादा फंक्शनिंग होनी होती है। बट जैसे मान लेते हैं कि आप और लंबा इवेंट कर रहे हैं जिसके अंदर 40 50 60 मिनट के बाद की एक्टिविटी है, बहुत लंबे ड्यूरेशन की एक्टिविटी है, उस सिचुएशन में बॉडी क्या करती है, अपने कार्बन स्केलेटन्स को भी इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, कीटोन बॉडीज को इस्तेमाल करना शुरू करती है, एनालीन से ग्लूकोज बनाती है, एसिटाइल कोए जो प्रोटीन से मिला है उसको भी कंज्यूम करती है। तो एक्टिविटीज ग्रेटर देन 40 to 60 मिनट्स हम क्या करते हैं, अपने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट कर देते हैं। अब कहीं लिखा नहीं है कि 40 से 60 मिनट ज्यादा हो गए तो अब सिर्फ प्रोटीन कंज्यूम होगा, नहीं। दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेनिंग स्टेटस ऑफ द रिक्वायर्ड एथलीट कि वो कैसा है। ठीक है। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि प्रोटीन, ग्लूकोज और फैट आपको कैसे कैसे अलग अलग तरीके से एनर्जी देते हैं। चलिए अब लेते हैं फिर से आपके डाउट्स को।